स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा होगी हेराल्ड जोसेफ लास्की के राजनीतिक विचारों के ऊपर। लास्की 20वीं शताब्दी का अंग्रेज दार्शनिक है, राजनीतिक विचारक है, जिसको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रभावशाली शिक्षक, व्याख्याता और सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त है। वो लंबे समय तक ब्रिटिश मजदूर दल की कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहा था। बड़ी रोचक बात लास्की के विषय में ये है कि लास्की को किसी राजनीतिक विचारधारा विशेष के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके विचारों में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। जहां वो प्रारंभिक दौर में उदारवादी विचारक था, व्यक्तिवादी विचारक था, बहुलवादी विचारक के रूप में उसने शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां जैसे जैसे बदली, उसके विचारों में भी परिवर्तन आता गया। आपने देखा है पहले कि कैसे कार्ल मार्क्स के चिंतन में भी समय के अनुसार परिवर्तन आया। शुरू में जब युवा मार्क्स था तो एक मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत मार्क्स था, जो मनुष्य के अलगाव को दूर करना चाहता था। वर्तमान जीवन शैली में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह का अलगाव मनुष्य अनुभव कर रहा है सामाजिक जीवन में, उसको खत्म करने से उसका सरोकार था। लेकिन जैसे जैसे वो वृद्ध होता गया, वैसे वैसे उसके विचार क्रांतिकारी बनते गए। वो हिंसा के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन में विश्वास रखने लगा और इसी वैचारिक परिवर्तन ने उसके क्रांतिकारी समाजवाद को जन्म दिया। ऐसा ही परिवर्तन हम प्लेटो के चिंतन में भी देखते हैं। प्लेटो आपने पढ़ा है कि कैसे जो युवा प्लेटो है वो दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थक है, जबकि वृद्ध प्लेटो कानून के शासन में विश्वास करता है, जिस कानून के शासन को ही आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया उसके शिष्य अरस्तु के द्वारा। तो इन विचारकों के समान ही लास्की के राजनीतिक विचारों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। और ये परिवर्तन क्यों हुआ? पहले वो उदारवादी विचारक था, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा भरोसा था उसका और उसकी वृद्धि चाहता था वो, इसलिए उसने बहुलवादी चिंतन प्रस्तुत किया, राज्य की संप्रभु सत्ता के अगेंस्ट जाकर। लेकिन 1925 के बाद हम देखते हैं कि उसके चिंतन पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है और इसकी वजह ये थी कि 1930 में 1930 में जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, उससे यूरोप के देश भी अछूते नहीं रहे थे और इस मंदी के दौरान ब्रिटेन का जो मजदूर दल था, उसका जो मंत्रिमंडल था, उसकी जो सरकार थी, वो इस मंदी को समाप्त करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में लास्की जैसे विचारक ने ये सोचा कि पूंजीवाद में जो आर्थिक संकट आते रहते हैं, उदारवादी व्यवस्था में जो आर्थिक संकट आते रहते हैं, उन संकटों को तभी समाप्त किया जा सकता है और उन संकटों के कारण जो नाना बुराइयां समाज में जन्म लेती हैं, समाज साधन संपन्न और साधनहीन वर्गों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ दिखाई देता है। समृद्ध वर्ग के द्वारा गरीब वर्ग का शोषण किया जाता है। तो इन स्थितियों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब पूरी की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंका जाए और उसके स्थान पर समाजवाद की स्थापना की जाए। जैसा कि मार्क्स का भी विचार था, तो मार्क्स के इस चिंतन के अनुरूप ही लास्की ने भी इस दिशा में
सोचना शुरू किया कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए और ये परिवर्तन हिंसक क्रांति के माध्यम से ही संभव। लेकिन 1940 तक आते आते उसके विचारों में एक बार फिर से परिवर्तन दिखाई देता है और वो मार्क्स की क्रांति की धारणा से अलग हो जाता है। उसमें उसका भरोसा नहीं रहता और अब वो कैसे समाजवाद की बात करता है, प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि समाज में समानता स्थापित किया जाना तो अपेक्षित है, जरूरी है पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए, लेकिन ये समानता क्रांतिकारी तरीके से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से कानून बनाकर संपत्ति की विषमता को दूर किया जा सकता है, मजदूरों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, उनकी कार्यदशाओं में सुधार किया जा सकता है। तो प्रजातांत्रिक तरीके में उसका भरोसा बढ़ता गया और ये तब और पुख्ता हो गया जब 1945 में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी और उसने समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए, कानूनी आधार पर, जनतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लास्की की विचारधारा में उदारवाद या व्यक्तिवाद, फिर बहुलवाद और फिर मार्क्सवाद और लास्टली प्रजातांत्रिक समाजवाद की दिशा में उसके विचारों में विकास होता है। और यही वजह है कि हम स्ट्रिक्टली उसको किसी एक विचारधारा के दायरे में नहीं रख सकते। अब अगर लास्की के जीवन वृत्त पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि लास्की ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक समृद्ध यहूदी परिवार में 1893 में जन्मा था और बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति जो थी वो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही उदारवादी थी, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसे बहुत ज्यादा भरोसा था, असीम विश्वास था। हालांकि उसके पिता अपने पुत्र को एक आदर्श यहूदी बनाना चाहते थे, यहूदी धर्म में उसको अच्छी तरह शिक्षित और दीक्षित करना चाहते थे, जैसा कि हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उसकी पारिवारिक परंपराओं के अनुसार पले बढ़े, विकसित हो। लेकिन लास्की की रुचि तो आधुनिक विज्ञान में थी, इतिहास में थी और राजनीति में थी। यहूदी धर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो विज्ञान की मान्यताओं में विश्वास रखता था, विवेकवाद में, तर्कवाद में विश्वास रखता था और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व देता था। खुद अपने जीवन में भी वो उस स्वतंत्रता के महत्व को समझा और धार्मिक परंपराओं के प्रति विद्रोह प्रदर्शित करते हुए उसने क्या किया, अपनी इच्छानुसार अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए ईसाई धर्म को मानने वाली एक लड़की फ्रीडा कैरी के साथ विवाह किया। नेचुरली परिवार के साथ उसका विरोध हुआ, बाद में कुछ शर्तों के साथ समझौता हुआ और उस समझौते के माध्यम से उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1914 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने इतिहास में उपाधि प्राप्त की और इसके साथ ही वो कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में इतिहास के व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुआ, जहां पर 1 वर्ष तक काम करने के बाद वो फिर चला गया अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए और वहां से 1920 में लौटने पर, इंग्लैंड लौटने पर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, बहुत रेनाउंड इंस्टीट्यूट है ये, इस इंस्टीट्यूट में ग्राहम वालाज के बाद
वो राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर बना और मृत्यु पर्यंत इस पद पर बना रहा। 1950 में उसकी मृत्यु 57 साल की अल्पायु में हो गई, लेकिन उसका पूरा जो कार्य जीवन था पूरी तरह बौद्धिक दृष्टि से सक्रिय था। सक्रिय राजनीति में भी उसने भागीदारी निभाई और ब्रिटिश मजदूर दल की कार्यकारिणी का सदस्य बना। 1945 में जब मजदूर दल की सरकार ब्रिटेन में बनी तो मजदूर दल का अध्यक्ष लास्की था। ये उसके ज्ञान और प्रतिभा का ही असर था कि ब्रिटिश राजनीति में जो चोटी के मजदूर दल के नेता थे जैसे एटली, बॉबिन और मॉरिसन, उनका वो पथ प्रदर्शक बना, उनका सलाहकार बना और केवल राष्ट्रीय राजनीति में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों का भी वो सलाहकार बना, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। ये ऐसे नेता थे जो विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर लास्की के साथ सलाह करते थे और इस सलाहकारी भूमिका की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी लास्की को बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। तो एक बुद्धिजीवी के रूप में उसने अपनी भूमिका का आजीवन बखूबी निर्वाह किया, जिसका प्रमाण उसकी बहुसंख्यक रचनाएं हैं। कई सारे ग्रंथ उसने अपने जीवन काल में लिखे, जैसे स्टडी इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, कार्ल मार्क्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, वेयर सोशलिज्म स्टैंड्स टुडे, democracy in crisis, the state in theory and practice, parliamentary government in England, American democracy और the dilemma of our time, जो उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई 1952 में। इन सारी पुस्तकों में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट और सबसे ज्यादा लोकप्रिय उसकी जो पुस्तक बनी वो थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके विषय में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जहां तक उसके राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव की बात है तो बहुत सारे बहुलवादी विचारकों का प्रभाव है उसके चिंतन पर, जैसे लिंडसे, बार्कर, ग्राहम वालाज, जीडीएच कोल और विलियम जेम्स, अमेरिकी दार्शनिक। उसके राजनीतिक चिंतन में जिस पद्धति को अपनाया गया है, इन सारी रचनाओं को लिखने में उसने जिस पद्धति का प्रयोग किया है वो पद्धति आनुभविक पद्धति है। यानी एक नागरिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उसने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया, सार्वजनिक जीवन के विषय में, राज्य के विषय में, उसी अनुभव को अपनी रचनाओं में स्थान प्रदान किया। यानी उसकी सभी पुस्तकें, चाहे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड हो, अमेरिकन डेमोक्रेसी हो या डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स हो, ये सभी आनुभविक पद्धति के आधार पर लिखी गई हैं। और अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में तो इस संबंध में उसने ये लिख ही दिया है। क्या लिखा है कि राज्य के विषय में किसी भी सिद्धांत को अगर उसके युग के संदर्भ में नहीं देखा जाए, परिस्थितियों के संदर्भ में नहीं देखा जाए, तो वो समझ में नहीं आ सकता। किसी भी विचारक को आप पढ़ते हैं, उसके सिद्धांत को पढ़ते हैं,
तो उसके युग की परिस्थितियों पर आपकी नजर जरूर जाती है कि उसके समय में परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि उन परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही विचारक अपनी राजनीतिक रचना को बुनता है, अपने राजनीतिक विचारों को बुनता है, उसका निर्माण करता है। लास्की ने आगे क्या लिखा कि मनुष्य जो कुछ राज्य के विषय में सोचता है वो सब उसके उस अनुभव का निष्कर्ष होता है जिससे होकर उसे गुजरना पड़ता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का अनुभव राज्य के साथ बहुत अच्छा होता है कि राज्य ने उसके लिए, उसके वर्ग के लिए, उसके संघ के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, तो राज्य के विषय में उसकी सोच सकारात्मक होती है, भक्ति भाव बढ़ता है राज्य को लेकर। लेकिन इसके विपरीत अगर राज्याधिकारियों के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरा बर्ताव किया जाता है, जैसा सोक्रेटिस के साथ किया गया, तो ऐसी स्थिति में उसका विचार राज्य के अगेंस्ट हो जाता है। लास्की इस बात पर बल देना चाहता है। सब मिलाकर उसका विचार क्या है कि अनुभव के आधार पर ही राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए, तभी हम इस विषय को वैज्ञानिक बना सकते हैं। राजनीतिक विचारों को वैज्ञानिक सिद्धांतों का दर्जा दिया जा सकता है आनुभविक पद्धति के आधार पर। आनुभविक पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है और आजकल राजवैज्ञानिकों के द्वारा इसका खूब प्रयोग किया जाता है। अब हम लास्की के राजनीतिक विचारों पर आते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के विषय में राज्य के केंद्र में बनाकर, राज्य को केंद्र में रखकर लास्की के द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। तो उसका जो विचारों का, राजनीतिक विचारों का प्रारंभ बिंदु है वो है उसके बहुलवादी विचार, जिसके तहत उसने राज्य की संप्रभुता की धारणा की आलोचना की है। संप्रभुता का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। संप्रभुता को लेकर दो बेसिक धारणाएं प्रतिपादित की गई हैं। एक को हम कहते हैं संप्रभुता का एकलवादी विचार और दूसरे को कहते हैं बहुलवादी विचार। तो एकलवादी विचार का प्रतिपादन इंग्लैंड के विधान शास्त्री ऑस्टिन के द्वारा, फ्रेंच दार्शनिक बोदा के द्वारा और इंग्लैंड के हॉब्स आदि विचारकों के द्वारा किया गया था। ये एकलवादी धारणा संप्रभुता की क्या कहती है, इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि राज्य की सत्ता सर्वोच्च है। हमारा जो संगठित जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा किया जाता है। ऐसा एकलवादी सिद्धांत के तहत माना गया, जिसका प्रतिपादन ऑस्टिन जैसे विचारकों ने किया। और हॉब्स को भी आपने पढ़ा है कि कैसे उसने सामाजिक समझौते के माध्यम से ऐसे संप्रभु की स्थापना की बात कही जो सर्वोच्च है, निरंकुश है, जिस पर कोई मर्यादा नहीं है। राज्य सभी को आदेश दे सकता है, लेकिन स्वयं किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, ना तो धर्म का है, न ही नैतिकता का है, न ही किसी अन्य संगठन का है। वो स्वयं में सर्वोच्च है, उसकी सत्ता असीम है, अनियंत्रित है, अमर्यादित है। और राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी संगठन हैं, वो सब राज्य के अधीन है और राज्य का आदेश उनके लिए बाध्यकारी है, यानी उसके आदेश को मानना उनके लिए जरूरी हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो राज्य उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करता है। कानून के विषय में एकलवादियों की क्या धारणा है कि राज्य के द्वारा
संप्रभु सत्ता के द्वारा दिया गया आदेश ही कानून है। और लास्टली एकलवादियों ने क्या कहा कि राज्य की सत्ता के विरोध का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, किसी भी संस्था को नहीं। ये थी राज्य की संप्रभुता की एकलवादी धारणा, जो राज्य की सत्ता को सर्वोच्च, असीम, निरंकुश, अदेय, अविभाज्य मानती है और राज्य के आदेश को ही कानून का एकमात्र स्रोत मानती है। इसके अगेंस्ट में आई, इस विचारधारा के विरोध में जो विचारधारा आई वो बहुलवादी विचारधारा थी, और लास्की इसी विचारधारा का समर्थक है, यानी वो खुद एक बहुलवादी विचारक के रूप में, कम से कम अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वो एक बहुलवादी विचारक के रूप में हमारे सामने आता, जिस पर बहुलवादी विचारकों का प्रभाव है। लिंडसे, फिकिस, जीडीएच कोल, इन बहुलवादियों के विचारों से वो प्रभावित है। और इस प्रभाव में वो क्या कहता है कि राज्य की सत्ता सर्वोच्च नहीं है। बहुलवादी विचारक राज्य की सर्वोच्च सत्ता को मानने से इनकार करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आदेश देने का अधिकार, जिसे हम सत्ता कहते हैं, वो सत्ता केवल राज्य में निहित नहीं है, बल्कि उस सत्ता का विभाजन समाज में मौजूद विभिन्न संघों के मध्य होता है, विभिन्न संगठनों के मध्य होता है। आप जानते हैं कि मनुष्य की विविध आवश्यकताएं हैं, विविध हित हैं, आर्थिक हित भी है, धार्मिक हित भी है, सांस्कृतिक जरूरत भी है, सुरक्षा की जरूरत भी है। बहुत सारी जरूरतें हैं मनुष्य की, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं उसकी, और उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज में बहुत सारे संगठन बने हैं, बहुत सारे संघ बने हैं। जैसे हमारी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बैंकिंग संस्थान है, अन्य सहकारी समितियां हैं, या गैर सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे आर्थिक संघ हैं। जैसे मजदूर संघ है, जो मजदूरों के आर्थिक हितों की बात उठाता है। बहुत से धर्मों के मानने वाले लोगों के भी अलग अलग संघ हैं। इस्लाम धर्मानुयायियों का अलग संघ है, क्रिश्चियनिटी का अलग संघ है, हिंदुओं का अलग संघ है, जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए। तो लास्की जैसे बहुलवादी विचारक क्या कहते हैं कि जो आदेश देने का अधिकार है ये इन सभी संघों के पास है, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के ऊपर इनका आदेश ही काम करता है। अब जैसे मुस्लिम उलेमाओं के संघ के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वो ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, फतवे जारी करते हैं, उसको वो उसके सदस्य मानते हैं जिनका धर्म, उस धर्म में विश्वास। बैंकिंग संस्थान हमारे लिए नियम निर्धारित करते हैं, हम उनको भी मानते हैं कि कैसे आप अकाउंट खोलेंगे, कैसे अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, अगर आप कुछ पैसे जमा करते हैं बैंक में तो किन नियमों के तहत आपको ब्याज मिलेगा। अपने सदस्यों के लिए सभी संघ, सभी समुदाय जो समाज में मौजूद हैं वो नियम निर्धारित करते हैं, उनको आदेश जारी करते हैं और वो सदस्य उसके आदेशों को मानते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आदेश केवल राज्य ही देता है और राज्य के आदेश ही बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। ये बात व्यावहारिक दृष्टि से सही नहीं है। व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन का ढांचा इस तरह का है कि बहुत सारे संघों का वजूद है और ये सभी संघ, चाहे वो परिवार हो, धार्मिक संघ हो, चर्च हो या मजदूर संघ हो,
ये सभी अपने अपने क्षेत्र में आदेश देने के अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने दायरे में ये सब सर्वोच्च है। ये सभी अपने सदस्यों के ऊपर सत्ता का प्रयोग करते हैं। राज्य की स्थिति कैसी है फिर? बहुलवादी मानते हैं कि अन्य संघों के समान ही राज्य भी एक संगठन है, एक सामान्य सा संगठन है। कैसा संगठन? जो हमारी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करता है, जो समाज में संघर्षों का समाधान करता है, चोर लुटेरों डकैतों से नागरिकों की रक्षा करता है, देश की बाउंड्री की रक्षा करता है, सीमाओं की सुरक्षा करता। राजनीतिक क्षेत्र में उसके द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन इस कार्य को करने का मतलब ये नहीं है कि वो अन्य समुदायों से उच्च है। वो भी अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है। कोई विशेष अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, कोई सर्वोच्चता की स्थिति उसे प्राप्त नहीं है, जैसा कि एकलवादी विचारकों के द्वारा कहा गया। संप्रभुता की एकलवादी धारणा की आलोचना लास्की के द्वारा कई आधारों पर की गई, जैसे ऐतिहासिक आधार पर और वर्तमान स्थितियों के आधार पर। लास्की मानता है कि इतिहास और वर्तमान का अवलोकन करने पर जिस निरंकुश राज्य सत्ता की बात एकलवादियों ने की है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती, यानी वो व्यावहारिक नहीं है। ऐसा कोई राज्य इतिहास में हमें नहीं मिलता है, लास्की मानते हैं, जिसको निरंकुश कहा जा सके, जिसकी सत्ता को अमर्यादित कहा जा सके, सर्वोच्च कहा जा सके। क्या कहता है? हाँ, कि इतिहास में क्यों? कुछ शासक ऐसे रहे हैं कुछ देशों में, जैसे रूस में जारशाही रही है। वहां के जो शासक थे उनको जार कहा जाता था, और इन जार शासकों के द्वारा बहुत हद तक निरंकुश तरीके से कार्य किया जाता था। टर्की जैसे देश में जो खलीफा होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, वो भी निरंकुश और सर्वशक्तिमान शासक माने जाते थे। लेकिन लास्की ये कहता है कि इन निरंकुश शासकों के शासन काल का भी अगर हम सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने भी अपने देश की प्रथाओं का, परंपराओं का, धार्मिक नियमों का और सबसे बढ़कर लोकमत का सम्मान करते हुए शासन किया। तो जब ये शासक भी अपने आप को प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक नियमों और लोकमत के अधीन मानते थे, तो फिर इनकी सत्ता सर्वोच्च कैसे हो सकती है? मतलब कभी कोई ऐसा शासन रहा ही नहीं जिसको ऑस्टिन के शब्दों में सर्वोच्च, अदेय, अविभाज्य सत्ता कहा जा सके। लास्की ये भी कहते हैं कि अगर हम वर्तमान राजनीतिक समाजों का अध्ययन करें, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि विकसित राज्यों के अंतर्गत आते हैं, जहां पर राजनीतिक दृष्टि से विकास का एक स्तर प्राप्त किया जा चुका है, वहां भी ये देखने को मिलता है, ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब राज्य को झुकना पड़ा किसके सामने? धार्मिक संघों के सामने, आर्थिक समुदायों के सामने। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि एकमात्र राज्य की सत्ता ही सर्वोच्च है? यानी लास्की की दृष्टि में राज्य की असीमित सत्ता न तो इतिहास में कहीं दिखाई देती है और न वर्तमान में ही ये कहीं विद्यमान है। यानी लास्की जैसा बहुलवादी विचारक एकलवादी संप्रभुता के विचार को काल्पनिक मानता है और काल्पनिक मानकर उसका विरोध करता है। दूसरे जिस आधार पर लास्की ने राज्य की संप्रभुता की धारणा की आलोचना की है, वो नैतिक आधार है।
यानी नैतिक दृष्टि से भी राज्य की संप्रभुता को, राज्य की सर्वोच्चता की धारणा को उचित नहीं माना जा सकता। कैसे? लास्की ये कहता है कि नैतिक दृष्टि से देखने पर व्यक्ति का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपने वजूद को पहचानना। अस्तित्ववादी विचारक भी इसी बात को कहते हैं कि अपने अस्तित्व की पहचान मनुष्य का परम उद्देश्य है। अब ये व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा? क्या एक असीमित सत्ता संपन्न राज्य में रहकर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकसित कर सकता है? लास्की कहता है नहीं, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च सत्ता की धारणा व्यक्ति को राज्य के अधीन बना देती है। क्या कहता है राज्य? कि मैं सर्वोच्च हूं और व्यक्ति साधन है। मैं साध्य हूं, व्यक्ति साधन है। व्यक्ति का वजूद राज्य में ही है, राज्य के बाहर नहीं है। ये जो राज्य की धारणा है, सत्तावादी राज्य की धारणा, सर्वोच्च सत्ता की धारणा, इस धारणा के कारण व्यक्ति को वो स्वतंत्रता ही हासिल नहीं हो पाती जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होती है। नैतिक दृष्टि से राज्य की सत्ता यानी संप्रभुता की धारणा व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? व्यक्ति अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का सदस्य बनता है। एक संस्था का सदस्य बनकर वो आर्थिक विकास प्राप्त करता है, दूसरी का बनकर सांस्कृतिक विकास करता है, तीसरी किसी और विकास की तरफ उसे ले जाती है। और जो जो संस्थाएं उसके जीवन में आती हैं, जिनका वो सदस्य बनता है, उन संस्थाओं के प्रति उसकी निष्ठा भी होती है। ऐसे में ये कहना कि व्यक्ति की भक्ति केवल राज्य के प्रति ही हो सकती है, उसकी निष्ठा केवल राज्य के प्रति ही होनी चाहिए, किसी और समुदाय के प्रति नहीं, ये बात उचित नहीं है। लास्की क्या कहता है कि मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूं, उसी के आदेशों का पालन करता हूं जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। तो इस तरह से नैतिक दृष्टि से भी वो राज्य की संप्रभुता की धारणा की आलोचना करता है, एक बहुलवादी विचारक के रूप में। तीसरे, एकलवादियों का ये विचार कि कानून केवल और केवल संप्रभु का आदेश है, संप्रभु जो कुछ आदेशित करता है उसका कानून के रूप में पालन होना चाहिए, इस मत से भी लास्की सहमत नहीं है और वो इसका विरोध करता है। क्या कहता है कि कानूनों का निर्माण केवल शासक के आदेशों से नहीं होता, बल्कि कानूनों के निर्माण में समाज की परंपराओं का, प्रथाओं का, धार्मिक नियमों का भी बड़ा योगदान होता है। और हम जब अपना सामाजिक जीवन जीते हैं तो जाने अनजाने रूप में इन प्रथाओं, परंपराओं और धार्मिक नियमों को भी फॉलो करते हैं, उनके औचित्य के आधार पर, उनकी उपयुक्तता पर विचार करते हुए। इवन आधुनिक राज्य जब कानून बनाता है तो वो भी समाज की स्वस्थ परंपराओं का, जो लंबे समय से चली आ रही है, समाज के लिए उपयोगी साबित हुई है, उनका ध्यान उसे अवश्य रखना होता है। आज भी आप देखते हैं कि जब भी राज्य के द्वारा किसी प्रथा को तोड़ते हुए कोई नया कानून बनाया जाता है तो समाज के अंदर उसकी बहुत प्रतिक्रिया होती है। हालांकि राज्य बुरी परंपराओं को तोड़ते हुए ही कोई नया कानून लाता है ज्यादातर,
आधुनिक राज्यों में हम देखते हैं। लेकिन फिर भी लोग उन परंपराओं के साथ इतने जुड़ जाते हैं, खास तौर से जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, कि वो राज्य के इन कदमों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे भारत में आप देख रहे हैं कि कैसे 3 तलाक को समाप्त करने को लेकर राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया, उसका विरोध इस्लाम के कुछ धर्मानुयायियों द्वारा इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते हुए, परंपराओं में हस्तक्षेप मानते हुए इसका विरोध किया है। तो आज भी जबकि दुनिया के विभिन्न देशों में उदारवादी परंपराएं तेजी से घर बना रही हैं, ऐसे समय में भी राज्य को कानून बनाते समय इन परंपराओं को ध्यान में रखना होता है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि राज्य के आदेश ही कानून है? आज कानून का निर्माण करते समय राज्य के द्वारा बहुत सारे स्रोतों का गहन अध्ययन, मनन, अवलोकन किया जाता है। उसके बाद फाइनली किसी कानून के निर्माण को इजाजत दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से भी लास्की राज्य की संप्रभुता के विचार को घातक मानता है। वो क्या कहता है कि इतिहास इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न राज्यों ने अपनी सत्ता की दुहाई देते हुए कि हम सर्वोच्च हैं, हमारे पास संप्रभुता का अधिकार है, हम जो चाहे वो करेंगे, राष्ट्रहित के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर इतिहास में बहुत सारे शक्तिशाली राज्यों ने मानवता के साथ विश्वासघात किया है। लास्की के बहुलवादी विचारों के अंतर्गत हमने ये देखा कि कैसे उसके द्वारा राज्य की संप्रभुता की धारणा पर प्रहार किया गया है, और इस संबंध में बहुत सारे तर्क उसके द्वारा दिए गए हैं। कई तर्कों के आधार पर उसने राज्य की संप्रभुता की धारणा का विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से हमने देखा कि कैसे वो राज्य की संप्रभुता की धारणा का विरोधी है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि इतिहास पर नजर डालने से हमें ये पता चलता है कि इतिहास में बहुत सारे शक्तिशाली राज्यों ने अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए कमजोर राष्ट्रों का शोषण किया है, उन पर आक्रमण किया है, युद्ध की नीति का आश्रय लिया है, जिसके कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। जैसे जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली देशों के द्वारा पोलैंड, बेल्जियम और अबिसिनिया जैसे कमजोर राष्ट्रों पर हमला करके विश्व शांति को नुकसान पहुंचाया गया है। जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्र 2 महायुद्धों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिन महायुद्धों में बहुत ज्यादा जन धन की हानि उठानी पड़ी थी पूरी दुनिया को। तो लास्की क्या कहते हैं कि अगर बाहरी तौर पर देखें तो निश्चित रूप से निरपेक्ष और स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की धारणा मानवता के हितों से संगति नहीं बैठाती। आज्ञाकारिता का सच्चा दायित्व मानव मात्र के समग्र हितों के प्रति है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से प्रभुसत्ता का विचार घातक है। साथ ही वो ये भी तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य की संप्रभुता का विचार इसलिए भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि आज हम दुनिया में बहुत सारे गैर राज्यकर्ताओं को देखते हैं। ये गैर राज्यकर्ता
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में है या आतंकवादी समूहों के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन, इन संगठनों के नियमों को मानने के लिए व्यावहारिक दृष्टि से राज्य बाध्य होता है। आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड बैंक के निर्देशों को, IMF के निर्देशों को, उसके द्वारा बनाए गए नियमों को तीसरी दुनिया के देश खास तौर से मानने के लिए बाध्य है। यद्यपि वो सब संप्रभुता संपन्न राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राज्य है, फिर भी वो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातों को व्यावहारिक दृष्टि से मानते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे, उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। तो यहाँ पर राज्य अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए इन संगठनों के नियमों को मानने से इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कुछ ऐसे आतंकवादी समूह हैं जो राज्य की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, वो उसे मानते ही नहीं है, उसके नियमों को नहीं मानते और अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं जो राज्य के हितों से, राज्य की संप्रभुता की धारणा से मेल नहीं खाती। तो इन समूहों और संगठनों के आधार पर लास्की ये भी तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्य की संप्रभुता का विचार व्यावहारिक दृष्टि से मान्य नहीं है। लास्टली, समाज की वर्तमान संरचना की दृष्टि से भी लास्की ने राज्य की संप्रभुता की धारणा की आलोचना की। कैसे? ये कहता है कि इस समय समाज की जो संरचना है वो सरल नहीं है, बहुत जटिल है, बहुत उलझी हुई है। इस संरचना के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा उसमें विविधता है कि राज्य व्यक्ति की इन सारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आपको ध्यान होगा, अरस्तु आपने पढ़ा है। अरस्तु क्या कहता है कि राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था है जो अपने सदस्यों की, अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। समाज के अन्य समुदाय सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, किंतु राज्य कर सकता है, ऐसा अरस्तु ने माना था। और राज्य के उदय का कारण भी ये था कि जो आवश्यकताएं समाज के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, परिवार के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, राज्य उनको पूरा करता है। लेकिन बहुलवादी राज्य की इस भूमिका को मानने से इनकार करते हैं। वो ये नहीं मानते कि राज्य हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हो गई हैं और इतनी तरह की हो गई हैं कि एक साथ उनकी पूर्ति करना अब राज्य के वश की बात नहीं रह गई। लिहाजा इसके लिए समाज में अलग अलग तरह के संगठन उदित हुए हैं। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक समूह, और हर मनुष्य अपनी बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका सदस्य बनता है। इसकी सदस्यता जरूरी भी है मनुष्य के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए। ये जरूरी है कि जिन संस्थाओं का, जिन समुदायों का व्यक्ति सदस्य है, उन समुदायों को कार्य करने की स्वतंत्रता
मिले, राज्य के द्वारा उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध न लगाया जाए, ताकि इन संस्थाओं का जो लक्ष्य है अपने सदस्यों का हित साधन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति, उसको वो आसानी से पूरा कर सके। तो इस परिवेश में, यानी समाज की जो वर्तमान संरचना है, इस संरचना के तहत ये कहना कि राज्य की सत्ता सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, ये उचित नहीं है, ऐसा लास्की की मान्यता है। लास्की क्या कहते हैं कि आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए, यानी सत्ता संघात्मक है। सत्ता विभिन्न समुदायों के मध्य बटी है और उसे बटी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वो सिर्फ हमारी राजनीतिक आवश्यकताओं, हमारी सुरक्षा की जरूरतों, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने की जरूरतों को ही पूरा कर सकता है। इसके आगे का कार्य तो विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जाता है, जिनको अपने क्षेत्र में उतनी ही सत्ता प्राप्त है जितनी राज्य को राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त। तो समाज की वर्तमान संरचना के आधार पर भी लास्की ने राज्य की संप्रभुता की धारणा का विरोध किया है। वर्तमान जो नव उदारवादी युग चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे नागरिक संगठन उदित हुए हैं राज्य की सत्ता से परे। बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन हैं जो राज्य से परे विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाते हैं, कल्याणकारी कार्यों को करते हैं। आप देखते हैं कि कुछ नागरिक संगठन शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ जन जागरूकता लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। नाना क्षेत्रों में इन नागरिक संगठनों के द्वारा भूमिका निभाई जा रही है। तो इस स्थिति को देखते हुए लास्की का ये विचार कि सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए, विभिन्न संगठनों को मान्यता मिलनी चाहिए जो समाज में क्रियाशील हैं, ये विचार प्रासंगिक दिखाई दे रहा है। यानी आज के संदर्भ में, आज के नव उदारवादी युग के संदर्भ में लास्की के ये विचार उपयोगी दिखाई दे रहे हैं, प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। तो ये लास्की का बहुलवादी विचार था, जिसके तहत उसने संप्रभुता की एकलवादी धारणा की कई आधारों पर आलोचना की और सत्ता के स्वरूप को संघात्मक बताया, यानी समाज में विभिन्न समुदायों के अस्तित्व और उनकी सत्ता की प्रमुखता को स्वीकार किया। बहुत तार्किक ढंग से विवेचना की लास्की ने, लेकिन इसके बाद भी आलोचकों को कुछ कमी नजर आती है लास्की के बहुलवादी विचारों में। जैसे आलोचक ये कहते हैं कि लास्की जिस संप्रभु पर प्रहार करता है, जिस राज्य की संप्रभुता की आलोचना करता है, वैसी संप्रभुता तो उसकी तो विवेचना ही नहीं की गई। ऑस्टिन जैसे विधि शास्त्रियों ने क्या कहा था कि कानूनी रूप से राज्य की सत्ता सर्वोच्च है, कानूनी रूप से राज्य के समान कोई और संगठन मौजूद नहीं है, सभी संगठन राज्य की सत्ता के अधीन है, उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। ये बात ऑस्टिन ने कही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि राज्य की सत्ता पर कोई नैतिक या भौतिक प्रतिबंध नहीं होगा, राज्य मनमाने ढंग से कार्य करेगा या अन्य संगठनों की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेगा।
उनके प्रतिपादन का मतलब सिर्फ ये था कि वैधानिक रूप से राज्य सर्वोच्च संस्था है, आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार उसी के पास है और लोग उसके आदेशों का पालन आदतवश करने के लिए बाध्य होंगे। ये राज्य की आज्ञाकारिता नागरिकों के लिए यदा कदा की बात नहीं होगी, बल्कि वो इस बात के अभ्यस्त हो जाएंगे कि उन्हें राज्य के कानूनों का पालन करना ही करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राज की सत्ता निरंकुश होगी, प्रतिबंध रहित होगी, जिसको लेकर लास्की ने सवाल उठाए कि प्रतिबंध रहित सत्ता का औचित्य तो इतिहास में कभी नहीं रहा। निरंकुश शासकों ने भी जनता की इच्छा का ध्यान रखते हुए शासन कार्य संपन्न किया, परंपराओं का ध्यान रखा। तो आलोचक ये कहते हैं कि लास्की ने तो ऐसे संप्रभु पर प्रहार किया है जो काल्पनिक है, जिसकी बात ही नहीं की गई ऑस्टिन या हॉब्स जैसे विचारकों के द्वारा। दूसरे आलोचक ये भी कहते हैं कि अगर लास्की के विचारों को बहुलवादी विचारों को मान लिया जाए, जिसका मतलब है कि समाज में सभी समुदायों की सत्ता को सम्मान दिया जाए, सभी की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाए अपने अपने क्षेत्र में, तो ऐसा करने का मतलब क्या होगा कि विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष उदित हो जाएगा, सब अपनी अपनी सर्वोच्चता का दावा करने लगेंगे। आर्थिक संघ कहेगा कि हम सर्वोच्च हैं, हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई दूसरा समुदाय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सांस्कृतिक संघ कहेगा कि हम अपने सदस्यों को आदेश देने के लिए सर्वोच्च अधिकार हमारे पास है, हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। तो सभी समुदायों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने की आशंका है अगर लास्की के बहुलवादी विचारों को मान लिया जाए तो, और ऐसे संघर्षों का समाधान करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये माना जाए कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान ही एक राजनीतिक समुदाय है। वो भी एक समुदाय है, उसका क्षेत्र अलग है, अन्य समुदायों का क्षेत्र अलग है। ऐसा मानने का मतलब है कि समाज में विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों को बढ़ावा मिलेगा। ये वो राज्य ही है जो विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों का समाधान कर सकता है, क्योंकि उसके पास सर्वोच्च सत्ता है, बाध्यकारी सत्ता है। लेकिन अगर राज्य की इस बाध्यकारी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाए, जैसा बहुलवादी मानते हैं, तो इसका मतलब होगा समाज में अनवरत संघर्ष और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होना, जो मानवता के हित की दृष्टि से कदापि उचित नहीं होगी। तीसरे आलोचक लास्की की इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि स्वयं लास्की के विचारों में, बहुलवादी विचारों में स्थायित्व नहीं है, यानी लास्की अपनी ही बातों पर टिका हुआ नहीं है। अपनी प्रारंभिक पुस्तकों में जैसे अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट में तो उग्र बहुलवादी दिखाई देता है, वो राज्य की सत्ता का विरोध करता है, किंतु बाद में जब वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखता है तो उसमें उसने घुमा फिराकर राज्य की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार किया है। वो खुद ये स्वीकार करता है कि राज्य के पास बाध्यकारी सत्ता होती है जो उसे अन्य समुदायों से पृथक बनाती है। राज्य इस अर्थ में अन्य समुदायों से भिन्न है कि जहां अन्य समुदायों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, हम किसी समुदाय का सदस्य बने या न बने ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम जब तक उसका सदस्य रहना चाहते हैं रहें, और जिस दिन हमारा मन हट जाता है हम उसका त्याग कर सकते हैं। लेकिन राज्य की सदस्यता के साथ ऐसा नहीं होता।
राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम राज्य के नागरिक नहीं, वो किसी न किसी राज्य का नागरिक जरूर होगा। एक राज्य का नहीं तो दूसरे राज्य का नागरिक जरूर होगा। एरिस्टोटल यहां भी याद आते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वो राज्य के बिना रह सकता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो या तो जंगली जानवर है या देवता है, क्योंकि ये दो ही बिना राज्य के रह सकते हैं, मनुष्य बिना राज्य के नहीं रह सकता। तो राज्य इस दृष्टि से भी अन्य समुदायों से पृथक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। तो सब मिलाकर लास्की भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा अपनी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में कि राज्य अन्य समुदायों की तुलना में उत्कृष्ट संगठन है। हालांकि लास्की के विचारों में ये परिवर्तन उसके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचायक है, जिसके तहत उसने महसूस किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। लेकिन आलोचकों के लिए ये आलोचना का विषय बन गया कि एक विचारक जो शुरू में उग्र बहुलवादी दिखाई देता है, बाद में अपनी ही बातों को काटता हुआ दिखाई देता है। तो ये अंतर विरोध है जो चिंतन की दृष्टि से, राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से अपेक्षित नहीं है। तो इन आधारों पर आलोचकों ने लास्की के बहुलवादी विचारों की आलोचना